और बाजार कारोबार और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ अमरजीत सिंह। अमरजीत, स्वागत है आपका। आज के बाजार को अगर देखें, यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप जिनमें बहुत ज्यादा तेजी देखने में नहीं मिल रही थी, वहां पर काफी खरीद दिख रही है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? रिटेल या एचएनआई पार्टिसिपेंट्स बाजार में वापस आ रहे हैं दोबारा? मैं समझता हूं कि अपनी मार्केट्स जो हैं काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में थी। काफी जो सेंटीमेंट इंडिकेटर्स पॉइंट आउट कर रहे थे कि मार्केट्स काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में हैं, तो ये इस तरह की जो बाउंस बैक आई है, दिस वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड एंड दिस इज द टाइम टू टेक अ कॉन्ट्रारियन व्यू। क्योंकि मैं समझता हूं जो एक बहुत ही अच्छा एक रिट्रेसमेंट जो मार्केट्स ने किया है, निफ्टी ने 4000 से जो एक मूव लिया था अगस्त से लेकर 6357 तक, तो उसका जो एक रिट्रेसमेंट है काफी हैवी, 75% के ऊपर का रिट्रेसमेंट ओवर हो चुका है। और नॉट ओनली दैट, हमने ये कल देखा कि एक बहुत ही बढ़िया एक टेक्निकल पैटर्न फॉर्म हुआ है चार्ट पे, जिसे हम बुलिश आइलैंड रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। और एक बुलिश गैपिंग एरिया जो फॉर्म हुआ है 15,600 और 15,300 के बीच में, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा आने वाले दिनों में। और जब तक मार्केट्स इसके ऊपर रहती हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में काफी स्टेबिलिटी मार्केट्स में आने की संभावना है। और जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो भी काफी अपनी बाजारों को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि डाउ जोन्स हैज गॉन इनटू अ फ्रेश इंटरमीडिएट अप ट्रेंड और काफी समय के बाद। तो मैं समझता हूं एक ग्लोबली ऑल्सो स्टेबिलाइजेशन आने की काफी संभावना लग रही है टेक्निकली। यहाँ पर आईटी की अगर बात करें, आज लगातार तीसरा दिन दिख रहा है जहां पर यहाँ पे खरीद दिख रही है। इस बार की जो खरीद हम देख रहे हैं बाजार में, उसको सबसे ज्यादा भुनाने में शायद आईटी स्टॉक्स कामयाब रहे हैं। लगातार 3 दिन से खरीद यहाँ पे दिखी है। आईटी में किस किस्म के रुझान आगे चलते हुए देखने की उम्मीद आप करेंगे? जी, मैं समझता हूं कि जो आईटी सेक्टर है ये काफी हद तक बॉटम आउट हो गया है। काफी जो नेगेटिव फैक्टर्स थे अब डिस्काउंट हो गए हैं। और ये पर्टिकुलर एक इस तरह का सेक्टर है अलॉन्ग विद फार्मा एंड एफएमसीजी। ये 4-5 ऐसे सेक्टर्स है जो काफी हद तक बॉटम आउट हो गए और फ्रेश एक इसमें हमने मूव देखा है। पर्टिकुलरली हमने देखा है कि इन्फोसिस इज बिकमिंग वेरी स्ट्रांग, बहुत हैवी वॉल्यूम्स हो रहे हैं इन्फोसिस में भी, सेम वे विद सत्यम ऑल्सो, टीसीएस ऑल्सो। तो मैं समझता हूं कि आईटी के जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं वो आउट परफॉर्म करेंगे आने वाले दिनों में। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहिए। लैंड रोवर और जागुआर पर टाटा की सवारी पक्की हो चुकी है। फोर्ड और टाटा मोटर्स के बीच कल एमओयू पर दस्तखत हो चुके हैं और आज शाम 5 बजे तक इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इधर वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने इस उपलब्धि पर टाटा को बधाई दी है और कहा है कि टाटा ने एक बार फिर दुनिया में अपनी धाक जमा दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां तेजी से दुनिया भर में कामयाबी पा रही है और देश का नाम रोशन कर रही है। Not only very good news, but here again, the Indian corporate world by Tatas has demonstrated to the global business community that while they are talking of a global economic slowdown, we have aggressive, competent companies. In fact, play a part in receding the perceived slowdown in the global economy. So my congratulations to Tata and to the entire corporate world that they have held India's flag held, they've held the Indian private sector flag high, and the world looking at India. उधर मारुति ने आज अपनी पॉपुलर कार स्विफ्ट का सेडान वर्जन डिजायर लॉन्च किया। इस टीम की जगह आने वाली इस कार की कीमत 4.5 लाख रुपए से 6,70,000 रुपए के बीच रखी गई है। डिजायर को स्विफ्ट के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है। डिजायर टाटा इंडिगो, एक्सेंट और लोगान जैसे मॉडल्स को टक्कर देगी। मारुति के मुताबिक इसके एंट्री लेवल मॉडल में एसआरएस एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और पहले से ही लगा ऑडियो सिस्टम मौजूद होगा, जो इस सेगमेंट की किसी और कार के एंट्री लेवल मॉडल में नहीं है। पेट्रोल वर्जन के एलएक्सआई मॉडल की कीमत 4,49,000 रुपए रखी गई है। वीएक्सआई मॉडल 4,97,000 और जेडएक्सआई मॉडल 5,97,000 रुपए में मिलेगा। वहीं डीजल वर्जन में एलडीआई मॉडल 5,39,000 रुपए, वीडीआई मॉडल 5,85,000 रुपए
और ZDI मॉडल 6,70,000 रुपए में मिलेगा। और शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं जम्मू। अनूप शराफ हमारे साथ मौजूद है। अनूप, गुड आफ्टरनून, बताइए। Sir, I want to know whether to buy Ranbaxy share at current level or wait or watch after being sold by Pfizer. रैनबैक्सी कितने दिन के लिए खरीदने की सोच रहे हैं आप? सर अप्रोक्सीमेट कोई 5-6 महीने तक। 5-6 महीने के लिए। चलिए, रैनबैक्सी को आज एक बार देख रहे थे। इस वक्त फ्लैट दिखेगा आपको 451 रुपए पर। हालांकि काफी ऊपर के लेवल से यहाँ पे नीचे आया, 460 के आसपास से थोड़ा नीचे आया है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दायरे के बीच झूलता हुआ इस वक्त दिख रहा है। यहाँ पर रैनबैक्सी की अगर बात करें यहाँ पर अमरजीत, इस स्टॉक को अगर पिछले 3 महीने से देखा जाए तो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़त जरूर आई है। जनवरी के आखिर से लेके अभी मार्च के आखिर तक अगर हम देखें यहाँ पर लगभग 340 के आसपास से 460 तक ये गया है। अभी अगर कोई इस लेवल पे एंट्री करना चाहे तो आप क्या सलाह देंगे? मैं काफ़ी पूरा जो फार्मा सेक्टर है उसमें काफ़ी मैं बुलिश हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने काफ़ी हद तक बॉटमिंग आउट कर लिया है। रैनबैक्सी ने पिछले 3-4 महीने में नहीं, लेकिन पिछले 2 सालों से बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट किया है 330 और 430-440 के लेवल्स पे। और अब ये अपना जो इसका अपर बैंड था 440 के आसपास का, उसके ऊपर जाने की ये कोशिश कर रहा है। और एक बार अगर डिसाइसिवली इसकी क्लोजिंग एक 450-55 के ऊपर रहती है तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें 530 का एक टारगेट आते हुए नजर आता है, जो इसका एक काफी वक्त जो 2 साल पुराना एक डबल टॉप फॉर्मेशन था अराउंड 2006 मई में, तो वहां पे इसको एक रेजिस्टेंस आएगा 530 के आसपास। मैं समझता हूं इसमें निवेश बनाए रखना चाहिए, लेकिन ओनली थिंग इज के इन्वेस्टर्स को अब थोड़ा सा अपना जो टाइम होराइजन है, जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उसको थोड़ा सा लंबा करना चाहिए। महीनों को छोड़ के कम से कम 1-2 साल का एक नजरिया रख के ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चलिए, महीने नहीं साल में सोचे। रैनबैक्सी में रहने में साल तक अगर रह सकते हैं तो फायदा है। अब लेते हैं गाजियाबाद से आभा चाचा का सवाल। आभा। हाँ जी, मेरे पास गुजरात एनआरई कोक के 500 शेयर हैं जो मैंने 1 महीने पहले 161 पे लिए थे। ठीक है, तो मैं लॉन्ग टर्म रहना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ ये कैसा शेयर है? ठीक है, लॉन्ग टर्म रहना चाहती है। यहाँ पर घाटा हालांकि हो रहा है इस वक्त, थोड़ी बहुत 22 रुपए के आसपास का घाटा है, लेकिन गुजरात एनआरई कोक को अगर आज देखे तो आज बाजार का स्टार परफॉर्मर रहा है। ये लगभग 12% ऊपर इस वक्त देखने को मिल रहा है। गुजरात एनआरई कोक पर क्या राय होगी आपकी अमरजीत? गुजरात एनआरई कोक टेक्नो फंडामेंटली वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, जिसका ड्रॉडाउन काफी कम रहा है। हमने देखा कि 3 दिन पहले इसमें एक सीवियर फॉल आया था और इमीडिएटली कल इसने बहुत अच्छी रिकवरी की। टुडे अगेन इट हैज कम टू अ वेरी गुड लेवल। मैं समझता हूं कि ये उन चंद ऐसे स्टॉक्स में से है जिसने अपने आप को काफी होल्ड किया इसके जो पुराने 90 लेवल्स के ऊपर। हमने परसों के इसके करेक्शन में भी देखा अराउंड 9900 पे आके सपोर्ट लेके बहुत अच्छा इसने बाउंस बैक दिया। तो मैं समझता हूं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहां पे एवरेजिंग भी की जा सकती है और इसका जो लॉन्गर टर्म टारगेट है अराउंड 230 के आसपास आता है। हालांकि एक 180-182 के आसपास में इसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। द लॉन्गर टर्म ट्रेंड इज वेरी मच इंटैक्ट। ये उन शेयर्स में से है जिसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब भी अपसाइड की तरफ है ऐसे पर्टिकुलर मार्केट्स में। साथ ही अमरजीत, पूरे स्टील सेक्टर की अगर बात करें, यहाँ पर इसमें हमने 2-3 हफ्ते पहले भी खरीद देखी थी। बीच में थोड़ा इसमें कूल डाउन देखा गया था, लेकिन अभी भी अगर बाजार में देखें जब खरीद वापस आती है तो मेटल्स में काफी खरीद दिखती है, फेरस मेटल्स में काफी खरीद दिखती है। जी हाँ, ओवरऑल जो मेटल सेक्टर है ये काफी हैमर भी हुआ था और पर्टिकुलरली स्टील अथॉरिटी, JSW, टाटा स्टील और इस तरह के जो फ्रंट लाइनर्स हैं इनमें काफी अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। हालांकि प्योरली बॉटमिंग आउट प्रोसेस जो है अब तक स्टील क्षेत्र में कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा वक्त लगेगा इसको बॉटमिंग आउट होने को, लेकिन उसके बाद में इसमें एक बहुत अच्छा स्ट्रांग मूव आने की संभावना है और आई थिंक अगेन इट विल बी एन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर इन द टाइम टू कम। चलिए, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे वादा कारोबार की। अनाग्रम स्टॉक ब्रोकिंग के नंदी शाह हमारे साथ होंगे। और
नवादा बाजार में कैसा चल रहा है कारोबार, जानने के लिए बात करते हैं एनेग्रम स्टॉक ब्रोकिंग के नंदीश शाह से। नंदीश, स्वागत है आपका। सबसे पहले रोल ओवर्स के बारे में जानना चाहेंगे। कल यहाँ पर सेटलमेंट का दिन है, रोल ओवर्स किस किस्म के होते हुए देख रहे हैं हम? नंदीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पे नंदीश के साथ बात नहीं हो पा रही है, हम दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अमरजीत हालांकि हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत जारी रखते हैं। अमरजीत, कुछ स्टॉक्स पर अगर आपसे बात करें, यहाँ पर येस बैंक एक स्टॉक है जिस पर आपसे राय लेना चाहेंगे, और साथ ही पूरे बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें। मैं समझता हूँ अब भी बैंकिंग क्षेत्र में जो बॉटमिंग आउट प्रोसेस है ऐसा कंप्लीट कुछ हुआ नहीं है। हालांकि जिस तरह का सीवियर हमने फॉल देखा तो ये उसकी एक पुल बैक रैली है, पर्टिकुलर हमने देखा स्ट्रॉन्ग मूव्स बाय आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, स्टेट बैंक। तो इस तरह के ये मूव्स जो हैं दे आर जस्ट पुल बैक मूव्स, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज अब तक खत्म नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र को अब भी थोड़ा अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स की बात करें, ऑटो सेक्टर एक सेक्टर है जिसमें हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आ रही है। सबसे कम बढ़ने वाले शेयरों में हमने ऑटो शेयरों के नाम देखे, एफएमसीजी या अगर फार्मा की बात करें उनके साथ इनमें हमने तेज़ी देखी है। जब तक ना इन्फ्लेशन को लेकर वरीज या दूसरे जो कंसर्न्स हैं वो कम होते हैं, तब तक ऑटो पैक को भी क्या अवॉइड करने की सलाह देंगे आप? मैं समझता हूं कि ऑटो सेक्टर एज अ होल इस पर्टिकुलर जो मंदी का ये फेज आया इसमें अपने आप को होल्ड करने की भी काफी अच्छी कोशिश की है इस ओवरऑल सेक्टर ने, और बजट बेनिफिशियरी भी है इन टर्म ऑफ एक्साइज ड्यूटी रिडक्शंस। तो मैं समझता हूं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में पर्टिकुलर जो 4 व्हीलर्स हैं उनमें मारुति एंड महिंद्रा ये जो दो जो range of 5,000 to 5,200 that has been breached, and in fact Nifty closed just marginally above that strong support level of 4,950, and so there is bound to be weakness in the markets in the coming few days. Even Sensex also shedding off its gains, its early gain that we saw, and in the end markets closing on a very weak note. Mind you, dealers do expect a gap down opening tomorrow as well. Now going forward, there was a slight improvement in the F&O turnover, about 11% up as far as the F&O turnover versus a 10-day average. The F&O turnover at 38,107 crores versus a 10-day average of 34,000. So slight improvement there. On the whole, even the total turnover at 58,971 versus a 10-day average of 55,000 crores. So up 6% for the turnover. That was marginally because of the overall the short selling that we saw. There have been short build up seen in the large cap stocks as well. The trading day was the highlights for the trading day. Oil and gas space very weak as far as the oil and gas space. The Kane India, which was the outperformer stock last week, was down about 8.4%. So mainly it has been shedding off its gains that we saw last week. It was the outperformer stock as far as the previous week is concerned, down about 8.4%. SR Oil 3.9% down. ONGC, the heavyweight, down about 3%. Even Aban Offshore, the heavyweight, down 2.7%. So the gainers that we saw last week have been shedding off the gains in the trading session, and the IT pack also continues to put a lot of pressure on the market. Wipro down 2.6%, TCS down 2.3%, even Tech Mahindra was down 1.7%. Consumer Durable Index managed to hold out purely because Titan Industries as a stock which gained over 7%. So on the whole, very weak day for the market, and the indicators, the short-term indicators also say that the markets will definitely continue to remain range bound, but on the downside, the intraday support level has been breached, and so a gap down opening expected tomorrow. Back to you. Okay. Gap down opening for the markets could be expected during the day. Of course, Gas Authority of India, GAIL came out with numbers where profits have moved up, but let's listen into the management and hear their comments on the numbers. We must go forward at first stage to increase the authorized capital. We have been able to increase the authorized capital from 1,000 crores to 2,000 crores. We have to further put it before the board of directors of GAIL so that we can take approval, because this is the necessary second stage. Once then we have to again go to the AGM for taking the final approval before we say yes. So this is only in that stage. We are unable to give you any time frame for that. Secondly, going ahead, some talks about GAIL along with other PSU oil companies buying the stake which ADB wants to sell in PLL, Petronet LNG. Any development on that, or like it's still pending with the government?
Yes, we got a communication from PLL that ADB proposed to sell their 5.2% stake. And as per JVA, joint venture agreement, the equity holders like IOC, GAIL, ONGC and BPCL have the first right of refusal. We are examining if this is available, and PLL is a very good company, growing company. Why not we take this stock? There are related issues because all the four government sector have already 50% combined together, and PLL is running at a pattern of the private lot of things. So we are examining how to, we have not finally decided. Ultimate decision will be by Ministry of Petroleum and Natural Gas. Let's say today the FM said that he's not going to notify the oil bonds at 57%, he's going to remain at 42% for companies like IOC, etc. So what does that mean for a company like GAIL now? Because you do share the oil bonds with ONGC, etc. No, while to GAIL in any case. So, but you provide, you help with the subsidy sharing. No, subsidy is different thing. We have been sharing the subsidy burden since last so many years. This year also we have shared the subsidy to the extent of 1350 crores approximately. And this is a government decision which is linked to microeconomics and socio-development plan of the country. So that is what we can say. But since you don't sell kerosene, you don't sell petrol, diesel, anything, so you haven't, they're having communication with GAIL and the Petroleum Ministry that GAIL shouldn't, carry the subsidy burden. So any development in that, anything from the Petroleum Ministry side? There is nothing from Petroleum Ministry side. The Ministry side, we have put before the Ministry all our logic, what you are telling. But this is between GAIL and Ministry. This is not between media and GAIL or media or Ministry. We have to settle it with Ministry. Right. So, I mean, you have sent any fresh proposal of barring GAIL from not, sharing? Then they know our concern. Right. Yeah. So there are some complaints that from the power companies that GAIL is not very consistent or not very good in supplying gas to the gas-paid power plants. What is your comment on that, sir? No, it is not like that. Power plant is on our priority agenda, power and fertilizer plant both, because you may be knowing that majority of gas to the extent of 75%